नमस्कार क्लास। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो इंसानियत और हमारी सभ्यता के लिए बहुत बहुत अहम है। देखिए, एक इतिहास के प्रोफेसर और रिसर्चर के तौर पर मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमें अपनी जड़ों को समझना चाहिए। तो आज हम ऐसे ही एक प्राचीन संस्थान की बात करेंगे जिसने सचमुच एक समय पूरी दुनिया को ज्ञान की रोशनी दी थी। हम बात कर रहे हैं नालंदा की, प्राचीन ज्ञान की वो शाश्वत अग्नि जो अपने समय में ग्लोबल एजुकेशन का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करती थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस दावे पर गौर कीजिए, क्या कोई लाइब्रेरी महीनों तक लगातार जल सकती है? मतलब कुछ ऐतिहासिक अफवाहें और कहानियां तो यहाँ तक कहती हैं कि ये आग लिटरली 800 सालों तक सुलगती रही। अब पहली बार सुनने में तो ये किसी मिथ या बहुत बड़ी अतिशयोक्ति जैसा लगता है ना? एक विश्लेषक के तौर पर हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम इस पर सवाल उठाएं। क्या वैज्ञानिक रूप से ऐसा होना मुमकिन भी है? ये एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से बड़े बड़े इतिहासकारों को हैरान किया है, और आज हम इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, लगभग 1500 साल पीछे, आज के बिहार में। अब जरा इस डेटा पर नजर डालिए। ये कोई आम आस पड़ोस का स्कूल नहीं था। हम यहाँ प्राचीन वैश्विक शिक्षा के सर्वोच्च शिखर की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि चीन, कोरिया, जापान और यहाँ तक कि फारस यानी पर्शिया जैसे सुदूर इलाकों से विद्वान और छात्र यहाँ पढ़ने आते थे। जरा सोचिए, 1500 साल पहले। उस वक्त न तो हवाई जहाज थे, न ही कोई सुरक्षित रास्ते। फिर भी इन छात्रों ने ज्ञान की तलाश में कितने दुर्गम और खतरनाक रास्तों को पार किया होगा। इससे हमें पता चलता है कि उस समय की ज्ञात दुनिया में नालंदा का नाम और उसकी साख कितनी दूर दूर तक फैली हुई थी। मतलब प्राचीन काल में ही हमारे पास एक ऐसा इंटरनेशनल हब था, और यह हमारे बौद्धिक विकास का एक बहुत बड़ा सबूत है। और जब ये छात्र उस लंबे सफर के बाद यहाँ पहुँचते थे तो वो कितनी बड़ी दुनिया का हिस्सा बनते थे, इसका अंदाज़ा आपको इस नंबर से लग जाएगा, 10,000। जी हाँ, 10,000 से भी ज़्यादा छात्र एक ही समय में इस कैंपस में रहकर पढ़ाई करते थे। आप सोच सकते हैं, 1500 साल पहले एक ही जगह पर दुनिया भर के इतने सारे ब्रिलियंट माइंड्स का एक साथ होना। ये आंकड़ा तो आज की डेट की भी कई बड़ी और मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ को सीधी टक्कर देता है। और इन 10,000 छात्रों को गाइड करने के लिए 2,000 विद्वान शिक्षकों की एक पूरी फौज थी। मतलब हर 5 छात्रों पर एक टीचर। और हाँ, एक बात और, इस प्रेस्टीजियस ग्लोबल सेंटर में एडमिशन मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं था। यहाँ किसी को भी यूं ही एंट्री नहीं मिल जाती थी। इनका एंट्रेंस एग्जाम इतना ज़्यादा मुश्किल होता था कि उसे क्रैक करने वाले ही इस महान यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर कदम रख सकते थे। ये उनकी क्वालिटी और एक्सीलेंस को लेकर जो कमिटमेंट था, उसे साफ दिखाता है। अब किसी भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी की तरह इस पूरे जगह की जो असली धड़कन थी, उसका जो सेंटर था, वो थी इसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसे धर्मगुंज कहा जाता था। और यकीन मानिए, एकेडमिक नज़रिए से देखें तो ये सिर्फ किताबें रखने का कोई कमरा या गोदाम नहीं था। ये पूरी दुनिया के ज्ञान का एक यूनिवर्सल एपिसेंटर था। इसमें विज्ञान, गणित, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी जैसे अनगिनत विषयों पर लाखों किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स मौजूद थीं। पूरी दुनिया के विचार, एक्सपेरिमेंट और थ्योरीज को यहाँ सहेज कर रखा गया था। ये वो जगह थी जहाँ दुनिया के सबसे तेज दिमाग एक साथ बैठकर नई नई खोजें कर रहे थे। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है, वो ये है कि ये लाइब्रेरी कोई साधारण 1-2 मंजिल की इमारत नहीं थी। 9 मंजिलें! सोचिए, 1500 साल पहले ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए डेडिकेटेड एक 9 मंजिला इमारत का बनना अपने आप में एक आर्किटेक्चरल चमत्कार है। इन 9 मंजिलों में ऐसा ऐसा ज्ञान और विज्ञान भरा पड़ा था जिसे शायद हम आज तक पूरी तरह से समझ या डिकोड ही नहीं कर पाए हैं। लेकिन इतिहास की टाइमलाइन हमेशा सुनहरी यादों से ही नहीं भरी होती। अब हम एक बहुत ही डार्क और ट्रैजिक चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टाइमलाइन से हमें घटनाओं की एक क्लियर पिक्चर मिलती है। लगभग 500 ईस्वी में नालंदा की स्थापना हुई और कई सदियों तक इसने दुनिया को रोशन किया। फिर आता है साल 1193 ईस्वी। ऐतिहासिक तथ्यों के मुताबिक ये वो साल था जब बख्तियार खिलजी ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण के दौरान इस पूरी यूनिवर्सिटी और इसके विशाल कैंपस को नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया और इसे आग के हवाले कर दिया गया। और यहीं से हमारा वो रहस्य वापस आता है जिसके बारे में हमने एकदम शुरुआत में बात की थी।
तो जब यूनिवर्सिटी को जलाया गया तो कहा जाता है कि आग महीनों तक धधकती रही। अब सवाल ये है कि एक साइंटिफिक और एनालिटिकल नजरिए से ये पॉसिबल कैसे है। देखिए, उस जमाने में आज की तरह कागज का इस्तेमाल तो होता नहीं था। ये जो लाखों किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स थीं, वो ताड़पत्र यानी पाम लीव्स पर लिखी गई थी। अब ताड़ के पत्ते जब सूख जाते हैं तो वो भयानक रूप से ज्वलनशील यानी फ्लेमेबल हो जाते हैं। तो जब आप लाखों सूखे ताड़ पत्रों को एक 9 मंजिला इमारत में एक साथ भर देंगे तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय तक जलने वाला ईंधन का सोर्स बन जाएगा। तो अगर हम इस आग के पीछे के विज्ञान और इतिहास को समराइज करें तो पहला कारण था किताबों की अकल्पनीय मात्रा, जो लिटरली लाखों में थी। दूसरा कारण वो हाईली फ्लेमेबल ताड़पत्र। इन दोनों चीजों ने मिलकर एक ऐसा थर्मल मास तैयार कर दिया जिसे बुझने में ही महीनों लग गए। और इसके साथ ही एक हिस्टोरिकल थ्योरी ये भी है कि इस त्रासदी का मकसद सिर्फ एक बिल्डिंग को गिराना नहीं था, बल्कि ये उस एडवांस्ड ज्ञान को जानबूझकर जड़ से मिटाने की एक कोशिश थी जो उस लाइब्रेरी की दीवारों के बीच कई पीढ़ियों से संजोया गया था। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? हमारी सभ्यता के लिए इसका क्या अर्थ है? इस बात को अक्सर इस तरह कहा जाता है कि ये एक पूरी सभ्यता के ज्ञान का खो जाना था, और ये कोट बिल्कुल सटीक बैठता है। ये हमें याद दिलाता है कि नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर से बनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, ये भारत की इंटेलेक्चुअल पावर का सिंबल था। उस आग में जो जला वो सिर्फ ताड़पत्र नहीं थे, वो सदियों का डीप रिसर्च था, मेडिसिन के फॉर्मूले थे, एस्ट्रोनॉमी के कैलकुलेशंस थे और बहुत गहरे फिलोसॉफिकल थॉट्स थे। एक तरह से ये एक पूरी सभ्यता की बौद्धिक पूंजी का राख में बदल जाना था। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको एक विचार के साथ छोड़ना चाहता हूँ, एक सवाल जो हमेशा हमारे जहन में रहेगा। अगर ज्ञान का वो ग्लोबल हब, वो 9 मंजिला धर्मगुंज कभी जला ही न होता, अगर वो लाखों किताबें आज हमारे पास सुरक्षित होतीं, तो आज हमारी इंसानी सभ्यता कितनी ज़्यादा एडवांस्ड होती। क्या हम साइंस, मेडिसिन और स्पेस की समझ में आज से कई 100 साल आगे होते? इतिहास का ये खोया हुआ पन्ना हमें यही सिखाता है कि नॉलेज को प्रिजर्व करना, उसे बचाकर रखना किसी भी सभ्यता का सबसे ज़रूरी काम है। तो क्लास, आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीज़ों को ऐसे ही गहराई से सोचते रहिए और सीखते रहिए।